बताइए आपको स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल है? एक बार बताइए। स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल है आपको? नहीं, सामने से नजर तो नहीं आ रहा है। क्या स्क्रीन दिखी जो मैंने प्रेजेंट की है वो आपको दिख रही है? नो मैम, नथिंग दिखाई दे रहा है। यस? किसी को अगर नहीं दिख रही है तो प्लीज़ मैसेज कीजिए, है ना, सो दैट कि मैं पता कर सकूँ कितने बच्चे स्टूडेंट्स को नहीं दिख रही है। एक बार मैसेज कर दीजिए, यहाँ पे चैट बॉक्स का आपके सामने आइकन है, उस पर क्लिक करके, जिसे नहीं दिख रही है। ठीक है, तो मैं प्रिज्यूम कर रही हूँ, आई शैल प्रिज्यूम कि आप सभी को दिख रही होगी स्क्रीन। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, एक बार थोड़ा सा जुडिशरी को समझ लेते हैं हम कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स बिगिनर्स भी हैं और कुछ मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट्स भी, पुराने स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया है यहाँ पे क्लास को। तो जुडिशरी में हमारे 5 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से, कोई बताएगा मुझे? 5 मेजर सब्जेक्ट्स ओनली। सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस, और कॉन्ट्रैक्ट भी आता है, टीपी भी आता है, एंड सी, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जो, कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, ये 5 लॉज जो है ना, ये हम मेजर मानते हैं, समझ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट एंड टीपीए जो है वो मिड मेजर बोल सकते हैं। ठीक है, मिड माइनर बोल दो, मिड मेजर बोल दो आप, क्योंकि सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जिस बच्चे को इनकी नॉलेज है, वो जो छोटे मोटे एक्ट्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीपीसी एंड टीपीए, जो छोटे एक्ट्स हैं, जैसे पॉक्सो एक्ट हो गया हमारा, पॉक्सो हो गया, जो भी और अदर एक्ट्स होंगे, डीवी एक्ट है, उनको वो इजीली पता कर लेंगे। ठीक है, पर क्या है कि इन सब पे आपकी कमांड होनी चाहिए। तो पहले आप जुडिशरी स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने मेजर पे फोकस कीजिए, क्योंकि मेजर लॉज जो है ना, वो आपको 60 to 70% जो आपका सिलेबस कवर करती है मेजर लॉज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो 3 लॉज है, सीआरपीसी, आईपीसी एंड एविडेंस, ये आपकी क्रिमिनल से डील करती है। ठीक है, क्रिमिनल से डील करती है। और एविडेंस के कुछ सेक्शंस, नहीं कुछ सेक्शंस नहीं बोलेंगे हम, एविडेंस भी है ना, ये क्रिमिनल से। और जो सीपीसी है और जो एविडेंस है और कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपका सिविल का पार्ट है, ये तीनों सिविल के पार्ट है आपके। ठीक है, तो ये भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है। अब हम सीपीसी के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो देखो 1908 सीपीसी। अब देखो सीपीसी को समझने से पहले हम इसके एक इंट्रोडक्टिव पार्ट को कवर करेंगे कि सबसे पहले ये आया कब था। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये कब से इंट्रोड्यूस हुआ था। एक बात मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे हम है ना ऐसा कोई पूरी हिस्ट्री नहीं देखने वाले, प्लीज़, है ना। मैं यहाँ पे क्लास में आपको पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ाने वाली, बिकॉज जो सिर्फ और सिर्फ आपकी जुडिशरी के लिए रेलिवेंट होगा वो यहाँ पे मैं पूरा कवर करूँगी। ठीक है, पूरा कवर करने के बाद आप ऐसा मत बोलिए कि मैम आपने सारा कवर कर दिया, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्स है, जो स्टूडेंट मतलब जो भी एक्सपीरियंस्ड टीचर होगा जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखे, वो आपको बता पाएंगे कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट और क्या नहीं। तो इररेलेवेंट चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले नहीं। तो अब आपको मैं समझा रही हूँ यहाँ पे हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है, हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है, बस एक पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे कि ये जो है, ये एक्ट जो है फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1859 में, दैट्स इट। ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाएगा कि फर्स्ट टाइम सीपीसी कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 1859 में। उसके बाद अमेंडमेंट्स हुए। ठीक है, अमेंडमेंट्स हुए और सीपीसी 1908 जो है ये जो सेकंड टाइम में बनी, वो हमारी फाइनल सीपीसी अभी है जो कि कंटिन्यू है। ठीक है, इसमें भी 1999 में और 2002 में 2 बार अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। इसके बाद 2015 में भी अमेंडमेंट हो चुके हैं इसमें, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वो हम जब भी हम क्लास कंटिन्यू करेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे प्रोविजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इजी। अच्छा, सीपीसी क्या है, हम एक सेकेंड पॉइंट कवर करें। दिस इज, हमने यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ी इतनी सी बस, है ना, ज़्यादा नहीं पढ़ने में, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, क्यों पढ़े फालतू। फिर नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि सीपीसी का नेचर क्या है। कोई बताएगा मुझे कि ये सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है? सब्सटेंटिव है या प्रोसीजरल लॉ? बिल्कुल, क्योंकि आपको नाम से पता है। वेरी गुड, आपको नाम से पता है ना क्या है ये। अब मैं आप बोलोगे मैम इतनी छोटी सी बात के लिए आप वेरी गुड बोल रहे हो। भाई जब आप इंटरव्यू में जाओगे ना,
हॉल में एंटर करते हो तो वहाँ पे आप इतने नर्वस होते हो कि आप ये नहीं बता पाते कि सब्सटैंटिव लॉ है प्रोसीजरल लॉ है। तो प्लीज़ इस चीज़ को एंश्योर कर लेना कि सीपीसी प्रोसीजरल लॉ है और वहाँ पे आपको सही से जवाब देना है। तो प्रोसीजरल लॉ और सब्सटैंटिव लॉ क्या होती है, कोई बताएगा मुझे फटाफट से, क्या होती है? Substantive law is define the rights and liabilities of the individual. Very good. And procedural laws define the procedure of that right and liabilities to be enforced. ओके, गॉट इट, बिल्कुल सही जवाब है कि कोई एक्ट है जो अगर राइट और लायबिलिटी को बता रहा है कि भी पर्सन की राइट क्या होंगे, पर्सन की लायबिलिटीज क्या होगी, तो वो हमारा सब्सटैंटिव लॉ है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोल दिया गया है कि भाई अगर एक पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक पर्सन ने अगर मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ, आप मुझे पे कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज माई लाइबिलिटी टू प्रोवाइड यू क्लास। मेरी लाइबिलिटी है कि मैं आपको क्लास प्रोवाइड करूँ और आपका राइट है क्लास लेना। वहीं पे मेरा राइट है आपसे आपसे जो भी फीस है वो कलेक्ट करना और आपकी लाइबिलिटी है यहाँ पे फीस को पे करना। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो हमारा सब्सटैंटिव लॉ है। एग्जाम्पल दे दूँ, है ना, यहाँ पे टीपीए जो है वो भी हमारा सब्सटैंटिव लॉ है। आईपीसी क्रिमिनल में डील करें तो आईपीसी हमारा सब्सटैंटिव लॉ है। तो जहाँ पे राइट एंड लाइबिलिटी, अब ऐसा नहीं कि भाई एग्जाम आप इंटरव्यू हॉल में गए और आपसे पूछा गया कि ना ये कौन सी लॉ है, आप देख लेंगे राइट एंड लाइबिलिटी किस में बताते हैं, आपको याद होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज सब्सटैंटिव लॉ, टीपीए आईपीसी। प्रोसीजरल लॉ कौन कौन सी है? सीपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ, सीआरपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ एंड एविडेंस एक्ट इज अ प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया है कि सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ क्या होती है और सीपीसी क्या है। सीपीसी हमारी प्रोसीजरल लॉ है जो कि ये प्रोसीजर बताती है कि कैसे इस राइट एंड लायबिलिटी को इन्फोर्स किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको क्लास प्रोवाइड करने की प्रॉमिस करी और आपने 20,000 रुपीज़ मुझे पे करने के लिए प्रॉमिस किया। यहाँ पे जब मैंने आपको क्लास नहीं प्रोवाइड कराई तो आप केस लेके जाएंगे, ठीक है। कैसे लेके जाना है मैम? तो आपको ये बताया जाएगा सीपीसी के थ्रू, ठीक है। केस जो आप इंस्टीट्यूट करेंगे वो सीपीसी के अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब सीपीसी क्या है? सीपीसी इज अ, अब जानते हैं हम सीपीसी क्या है। सीपीसी प्रोवाइड्स अ प्रोसीजर, ठीक है, फॉर इनिशिएटिंग सिविल प्रोसीडिंग। सिविल प्रोसीडिंग को कैसे इनिशिएट किया जाएगा उसके लिए जो प्रोसीडिंग बताई जाती है वो सीपीसी के थ्रू बताई जाती है, ठीक है। और इनिशिएटिंग सिविल प्रोसीडिंग इन सिविल कोर्ट, यहाँ पे एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, सिविल प्रोसीडिंग होनी चाहिए और सिविल कोर्ट होनी चाहिए। मैम ये सिविल कोर्ट और सिविल प्रोसीडिंग क्या होती है? सिविल प्रोसीडिंग को हम पढ़ेंगे सेक्शन 9 में। भाई हर चीज़ का एक होता है ना, सीक्वेंस होता है। सेक्शन 9 में हम सीपीसी सिविल प्रोसीडिंग, व्हाट इज अ सिविल प्रोसीडिंग, सेक्शन 9 में डील करेंगे। सिविल कोर्ट क्या होता है? देखो अब यहाँ पे एक और चीज़, क्योंकि आप बिगनर्स हैं तो छोटी छोटी चीज़ें हम फटाफट से डिस्कस कर रहे हैं, है ना। किसी को थोड़ी सी बोरियत हो रही है तो प्लीज़, है ना, इसको स्किप कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत जो बिगनर्स हैं, एलएलबी के स्टूडेंट्स कुछ किसी ने ज्वाइन किया तो उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तो सिविल कोर्ट्स होती है एक तो, ठीक है, जो सिविल के मैटर्स देखती है, जैसे कि प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट्स होगी, ठीक है, तो वो सिविल कोर्ट्स हो गई। ऐसे हमारे जो भी डाइवोर्स रिलेटेड मैटर्स हैं, मैट्रिमोनियल है, वैसे तो फैमिली कोर्ट अलग से बनी हुई है पर वो भी एक सिविल कोर्ट ही है, सिविल मैटर्स है गए हमारे तरह से, ठीक है। और इसके अलावा एक होता है हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स जो कि क्राइम के अगेंस्ट डील करता है। क्रिमिनल कोर्ट्स और सिविल इतना ही डील कर रहे हैं, हम ज़्यादा डील नहीं कर रहे यहाँ पे, है ना। अच्छा, एक पॉइंट और मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगी कि यहाँ पे देखिए, अभी हम धीरे धीरे इसको बेस को क्लियर करना चाहेंगे यहाँ पे। तो कोई भी सिविल प्रोसीडिंग यहाँ पे इंस्टीट्यूट अगर होती है तो उसमें दो पर्सन होते हैं। एक तो केस लाने वाला जिसे हम बोलेंगे प्लांटिंग, हु इंस्टीट्यूट अ सूट उसे हम बोलते हैं प्लांटिंग, और जिस पर्सन के अगेंस्ट केस लेके आ रहे हैं उसे हम बोलते हैं डिफेंडेंट, ठीक है। ये दो टर्म्स भी आपको बार बार यहाँ पे यूज आएगी, तो आपको ध्यान रखना है कि जो पर्सन केस लेके आता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्लास प्रोवाइड नहीं करवाई तो आप मेरे अगेंस्ट केस लेके गए हैं तो यू आर प्लेंटिव, ठीक है, और मेरे अगेंस्ट केस लेके गए तो मैं यहाँ पे डिफेंडेंट। एक सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट हमने यहाँ पे समझ लिया। तो एक बार रेज हैंड करके बताइए कि आपने जो हमने पॉइंट डिस्कस किया वो क्लियर है आपको? किसी को कोई भी डाउट है? क्लियर है सभी को? डन,
ठीक है, कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सुहेल अख्तर को अभी भी नहीं दिख रही क्या स्क्रीन? सोहेल और सभी को विजिबल है? तो सोहेल प्लीज आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए एक बार कि आपके नेटवर्क में इशू है, अदरवाइज और सभी स्टूडेंट्स को विजिबल है यहाँ पे, ठीक है, देख लीजिए एक बार। तो देखते हैं हमने जो पढ़ा उसको देख लेते हैं एक बार, है ना। ये हैंड रिटन नोट्स है, मैं आपको डेली बेसिस पे सेंड करती रहूँगी। तो देखिए CPC 1908, इसमें कितने पार्ट्स हैं? 11 पार्ट्स हैं, ठीक है, आपको ध्यान रहना है। सेक्शन कितने हैं? 158 सेक्शन है। ऑर्डर कितने हैं? 51 ऑर्डर। देखो ये जो चीज़ें है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें आपके प्रीलिम्स के लिए और इंटरव्यू के लिए काम में आती है, बस प्रीलिम्स और इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में आपने हॉल में एंट्री करी और आपसे पूछा गया कि CPC में कितने सेक्शंस हैं, और आप बिल्कुल एकदम से ब्लैंक, कितने सेक्शंस हैं। तो वही मैं आपको एक प्रैक्टिस बता रही हूँ कि मेजर लॉस समझना, मेजर सब्जेक्ट्स जो है ना, उनके सेक्शन नंबर, उनके कितने पार्ट्स हैं, उनमें कितने आर्टिकल्स हैं, उनमें कितने ऑर्डर्स हैं, मेजर का स्पेशली मैं आपको बोल रही हूँ, वो आप याद रखना कि आपको जैसे पूछा जाए बस आपके फटाक से आंसर निकल जाए, ठीक है, बस इतना सा मेजर सब्जेक्ट्स का याद करना है। माइनर का बिल्कुल मत करना, अवॉइड कर देना माइनर का, ठीक है। तो ये इसके इंडेक्स है। इंडेक्स को हम हैंड टू हैंड समझेंगे, ऐसा नहीं कि हम पहले इंडेक्स को देखेंगे, आपको बोरिंग लगेगी क्लास, है ना। क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी रहनी चाहिए इंडेक्स से आपकी, तो हम हैंड टू हैंड देखेंगे। तो फिलहाल के लिए तो हम हिस्ट्री को देख रहे हैं, हिस्ट्री कुछ भी नहीं है। टू गिव द यूनिफॉर्मिटी टू सिविल प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया इनेक्टेड। ये कौन है हमको ध्यान नहीं रखना, बस ये लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इनेक्ट किया था। CPC 1859, फर्स्ट टाइम हमारी जो CPC, क्वेश्चन आपका MCQ में बहुत बार टच होता है, मतलब बहुत बार आया हुआ है कि CPC फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस की गई। उसके बाद CPC को अमेंड किया गया 1877 में और 1882 में। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट जब भी आप नोट्स को पढ़ेंगे तो देखेंगे उसको बार बार, ठीक है, देख लीजिएगा इसको। फिर CPC 1908, ये नेक्स्ट जो है सेकेंड टाइम जो है फाइनली हमारे पास CPC 1908 है, और अभी एट प्रेजेंट जो है 1908 जो है ये चल रहा है, ठीक है। फोर्स डेट, इन्फोर्सेबल डेट कौन सी है? 1 जनवरी 1908, ठीक है, एक साल बाद यहाँ पे हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये असेंट का अकॉर्डिंग रहता है ये, ठीक है। तो असेंट मिलने के बाद उसकी इन्फोर्सिबिलिटी को डिसाइड किया जाता है। जैसा कि BNS है, जैसे भारतीय नागरिक संहिता, साक्ष्य संहिता जो भी आई है, नए हमारे IPC CRPC इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो वो असेंट तो प्रेसिडेंट की कब की मिल गई इनको, ठीक है, पर उनकी इन्फोर्सिबिलिटी डेट हमने 1 जुलाई की डिसाइड की है। तो वो इन्फोर्सिबिलिटी डेट जो है लेजिस्लेचर अपने अकॉर्डिंग, जो पार्लियामेंट है अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेती है। फिर मैंने आपको बताया था कि CPC में 3 बार अमेंडमेंट्स हुए हैं, 1999, 2000। ये 2 अमेंडमेंट जो है ये मालीमठ कमेटी की, RECOM का मतलब है रिकमेंडेशन, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म्स और एब्रीविएशन यहाँ पे यूज़ करूँगी जिससे आपके नोट्स आसानी से बन सके और आपको आसानी से लर्न हो सके, ठीक है। तो हैंड रिटन नोट्स बनाने का सिंपल, वैसे मेरे पास PDF भी अवेलेबल है, पर हैंड रिटन नोट्स बनाने का सिंपल सा मेरा पर्पस है कि आपको एक चार्ट फॉर्म में, ईजी फॉर्म में नोट्स अवेलेबल हो जाए, ठीक है। बेरेक्ट आपका आप अपने साथ ओपन रखिएगा, बेरेक्ट आपके साथ ओपन होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें जो है आपको बेरेक्ट से भी देखनी होगी। यहाँ पे मैं बेरेक्ट वो भी ओपन करके रखती हूँ मेरे साथ, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ मालीमठ कमेटी, फिर तो ये क्वेश्चन आपका टच होता है एक और प्रीलिम्स का, ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है CPC अमेंडमेंट एक्ट 2050, जो इसके बाद, मतलब ये भी अमेंडमेंट है, ये भी अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्या होता है? एक पर्टिकुलर एक्ट है, उसे किसी भी प्रोविजन में कोई भी चेंजेस करने होते हैं, ठीक है, तो वो अमेंडमेंट एक्ट होता है। और ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये रिगार्डिंग कमर्शियल कोड है। तो देखना ये जो दोनों अमेंडमेंट हुए, ये दोनों जो है वो हम यूज़ करते हैं, पर ये वाला जो है ना कमर्शियल कोड का, इसके लिए कमर्शियल कोड एक्ट अलग से बना हुआ है, तो उनकी डीलिंग CPC में ये हमारे ऐड तो किया गया है, पर हम इसको पढ़ते नहीं हैं। जब हमारे CPC हमको पढ़ते हैं तो ये अमेंडमेंट को हम नहीं पढ़ते हैं, इसको पूरी तरह से अवॉइड करते हैं अनटिल अनलेस आपके सिलेबस में कमर्शियल कोड एक्ट ना हो, तब आपको पढ़ना है, अदरवाइज इसको स्किप करना है पूरी तरह से, इस वाले कमर्शियल कोड के रिगार्डिंग जो भी अमेंडमेंट है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देखा। अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स में मैंने एक तो बता दिया कि इट इज़ अ प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ है ये क्वेश्चन आपका, रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल प्रोसीडिंग इन इंडिया, मतलब सिविल प्रोसीडिंग जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में कैसे होगा वो CPC बताती है। अच्छा पॉइंट है, ये स्टेट वाइज लॉ नहीं होती,
ये पूरे इंडिया की एक कॉमन लॉ है, ठीक है, तो इंडिया, ठीक है। और ये कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि कॉन्करेंट लिस्ट का कौन सा नंबर है, ये क्वेश्चन बनता है आपका कि सीपीसी कॉन्करेंट लिस्ट का कौन सा नंबर है। ये कॉन्करेंट लिस्ट का 30 नंबर है। मुझे कोई बताएगा कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, कोई भी स्टूडेंट? जहाँ पे स्टेट और सेंट्रल दोनों पावर होती है, वेरी गुड। तो हम सब और प्रॉपर्ली बोले कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है। देखिए 3 लिस्ट होती है आपकी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट जो है उस पर जो लॉ बनाने की पावर होती है वो आपकी पार्लियामेंट की होती है, डन। स्टेट पे लॉ बनाने की पावर जो है आपकी स्टेट लेजिस्लेचर की होती है, जैसे हम बोलते हैं विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर हम कुछ पूरा बोलेंगे। और कॉन्करेंट लिस्ट पे जो लॉ बनाने की पावर होती है इन दोनों की होती है, ये दोनों जो है मिलके इस पे कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर पे लॉ बना सकती है। दिस इज अ पॉइंट, ये जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पॉइंट है, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट है, इस पे दोनों बना सकती है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। और सीपीसी जो है वो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। और कौन सी एंट्री नंबर है? एंट्री नंबर 30, ये ध्यान रखना, ओके। ठीक है, एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि सीपीसी जो है ना, अब आप बोलोगे मैम इसमें कितने पार्ट्स हैं, मैंने बताया कितने पार्ट्स है टोटल, बताइए कोई मेरे को, कितने पार्ट्स है सीपीसी में? 11. ठीक है, 11 पार्ट्स हमने देखे। और सेक्शन कितने हैं? 158. वेरी गुड। और ऑर्डर कितने हैं? 51. कितने? 51 है। ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि इतने सारे ये ऑर्डर पार्ट सेक्शन कर दिए हमने, डोंट यू थिंक कि ये पूरी एक कंप्लीट लॉ है? मतलब समझ रहे हैं कि ये पूरी तरह से इतने सारी चीज़ें होने के बावजूद भी एक कंप्लीट लॉ हो सकती है। ऐसा आपको मैं पॉइंट बताना चाह रही हूँ कि सीपीसी जो है एक कंप्लीट लॉ नहीं है। मेरा कहने का मतलब, मैं इस सरकास्टिक वे में बोल रही थी कि इतने सारे आर्टिकल पार्ट सेक्शन होने के बावजूद भी सीपीसी एक कंप्लीट लॉ नहीं है। इसको बोले तो ये एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है। एग्जॉस्टिव मतलब कंप्लीट। ये क्वेश्चन बनता है कि वेदर सीपीसी इज एग्जॉस्टिव लॉ, तो नो, बिकॉज सीपीसी जो है वो हम अलग पार्ट से भी कवर करते हैं, ठीक है। देखिए सीपीसी इज नॉट एग्जॉस्टिव, नॉट कंप्लीट, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना कि जहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए कोई भी पॉइंट, मान लो मेरे और आपके बीच में स्टूडेंट, इनके बीच में कोई भी अपने बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गया, मान लीजिए कोई ऐसा डिस्प्यूट है या फिर कोई ऐसा पॉइंट है जो कि सीपीसी में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, कोई इसके रिगार्डिंग प्रोविजन नहीं है मान लीजिए, तो मैम क्या करेंगे फिर? तो फिर हम क्या होता है, फिर हम एक पॉइंट जिस पॉइंट के रिगार्डिंग सीपीसी साइलेंट होगी उसमें हम गवर्न होंगे इक्विटी और जस्टिस से। इक्विटी जस्टिस ये एक आप मान लीजिए कि कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है। इक्विटी जस्टिस का मतलब होता है कि आप जो है सामने वाले के साथ कब वो चीज़ जनरल हो जाएगी, समझ रहे हैं? सामने वाले, इक्विटी जस्टिस का मतलब आप ये समझ लीजिए कि सामने वाला पर्सन जो है उसको अगर उसको जो डिस्प्यूट हो रहा है, उसको जो प्रॉब्लम हो रही है, उसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन तो सीपीसी में है नहीं, तो हम उसको कैसे रेमेडी करें? कोर्ट अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पे एक्सरसाइज करेगी कि अगर मैं इसको 5 लाख रुपए दूंगा ना तो उसकी रेमेडी कम हो जाएगी। वो इक्विटी जस्टिस होता है जहाँ पे कोर्ट बोलता है कि भाई न्याय पूरी तरह से होना चाहिए, चाहे कोई प्रोविजन सीपीसी में नहीं दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे कि when CPC silent on the particular matter, court deal with that matter on the principle of equity, justice and good conscience। ये देखो, ये पॉइंट है ना, ये इसकी कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज डेफिनेशन नहीं है कि what is the equity, what is the justice, what is the good conscience। This is the overall interpretation of the court। Interpretation means discretion of the court, कि कोर्ट को क्या लगता है, कोर्ट को कब लगता है कि इस बंदे के साथ इक्विटी होगी, कोर्ट को कब लगता है कि इस बंदे के साथ न्याय होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो दिस इज ओनली, ये पॉइंट आप अगर स्किप करना चाहो तो यू मे स्किप इट। बस ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपको सीपीसी सीआरपी जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना, जुडिशरी का कोर्स अच्छे से पढ़ लेंगे, तब ये पॉइंट आपको हिट करेगा।
अभी के लिए आपको समझने की कोई ज़्यादा नीड नहीं है, ठीक है। अब एक पॉइंट से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी, यहाँ पे देखिए, ये एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज का पॉइंट है जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि क्या है, आपके सिलेबस में चाहे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज नहीं हो, पर आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा बेरेक्ट हम ओपन करते हैं, जब हमारा बेरेक्ट हम सॉरी ओपन नहीं करा, हमने बाहर से देखा, तो उसे हम बोलते हैं शॉर्ट टाइटल। ये जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टाइटल, ध्यान रखना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। एक बेरेक्ट को पढ़ने का तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि कैसे पढ़ना है बेरेक्ट को। और जब आप मेंस पार्ट में आ जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक दिखेगा लॉन्ग टाइटल, ठीक है, वो आप कवर कर लीजिए। यहाँ पे लॉन्ग टाइटल क्या होता है, बहुत ही बड़ा है, इंडेक्स बहुत बड़ी है इसकी, देखिए। तो CPC ये क्या है हमारा, ये हमारा है शॉर्ट टाइटल, ध्यान रखना हमेशा। और ये जो पॉइंट होता है ये हमारा होता है लॉन्ग टाइटल, ठीक है। तभी हम यहाँ पे देखो, आप जब देखेंगे ना सेक्शन 1 जो आता है हमारा, अगर आपने देखा है तो शॉर्ट टाइटल जो होता है ना, शॉर्ट टाइटल इसको बोलते हैं दिस एक्ट में साइटेड एज, इस एक्ट को हम बोलेंगे CPC 190, तो दिस इज द शॉर्ट टाइटल, आपको पता होना चाहिए एज अ जुडिशरी एस्पिरेंट, ठीक है। तो लॉन्ग टाइटल क्या है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमाउंट द लॉ रिलेटिंग टू प्रोसीजर ऑफ कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेशन, मतलब और सिंपल सा मतलब है कि जो भी सिविल कोर्ट में जो भी प्रोसीजर होने वाले हैं, भाई सिविल कोर्ट में जब आप जाओगे तो क्या प्रोसीजर आपको डील करना है, उससे रिलेटेड जो ये लॉ है उसको ना केवल अमेंड किया, भाई हमने अमेंड तो कर रहे हैं ना बार बार, और ना केवल कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने का मतलब होता है कि भाई जो हमारी 1859 में जब ये फर्स्ट टाइम बनी थी, ठीक है, तो उस टाइम ये जो लॉ थी, ये कोई ऐसा नहीं कि एक बार हमने लिखा और हो गई, अलग अलग लॉज जो होती है ना, जब हम उनको कंबाइंड कर देते हैं तो दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड लॉ। जब अलग अलग लॉज होती है किसी पर्टिकुलर मैटर पे, एक ही मैटर पे अलग अलग लॉज बनी होगी, उनको जब हम कंबाइन कर देते हैं तो इट इज़ कॉल्ड कंसोलिडेटेड लॉ। और CPC जो है वो अलग अलग जगह से अलग अलग लॉ को कंबाइंड करके बनाई है, दैट्स वाई दिस लॉ इज कंसोलिडेटेड लॉ। और यहाँ पे इस लॉ में हम क्या करते हैं, सिविल कोर्ट्स में जो भी प्रोसीजर को डील करने वाले हैं उससे डील करते हैं। एक बात मैं आपको और बोलना चाहूँगी कि एज कंपेयर टू क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ जो होती है वो आपकी थोड़ी सी बोरिंग होती है ना, ये आपको पता होना चाहिए। क्रिमिनल लॉ बहुत इंटरेस्टिंग होती है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपका क्या होगा आई डोंट नो, बट मेरा पर्सनल व्यू है कि सिविल क्रिमिनल जो है वो इंटरेस्टिंग ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिविल लॉ। पर क्या है कि आपको तो एग्जाम देना है, तो आपके तो इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो जाना चाहिए कि भाई हमको जुडिशरी का एग्जाम देना है, तो आपका इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होना चाहिए कि भाई मुझे हर पॉइंट को अच्छे से समझना है और हर पॉइंट को क्लियर करना है। कि अब ये कॉलेज वाला टाइम तो है नहीं कि भाई कॉलेज चल रहा है, आराम से मस्ती कर रहे हैं, समझ में आ रहा तो कर रहे हैं वरना नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो प्लीज़ फोकस कीजिए कि जुडिशरी जो है ना आसान नहीं है बिल्कुल भी। फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर आपको जुडिशरी निकालना है तो प्लीज़ मेजर पे अपनी कमांड रखिए और जैसा टीचर आपको गाइडेंस दे वैसा कीजिए, इररेलेवेंट चीज़ों में बिल्कुल। और एक होता है ना कि नोट्स, अलग अलग नोट्स, कहीं और से नोट्स ले रहे हैं, ये भी नोट्स पढ़ ले वो भी नोट्स पढ़ ले, इस प्रैक्टिस को भी बिल्कुल स्किप कीजिएगा। एक टीचर के पास जाइए, उसके जो नोट्स हैं सिर्फ उन्हीं को बार बार रिपीट करके आप जुडिशरी फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको इंश्योर कर देती हूँ, ठीक है। तो ये जो ज्ञान दिया, जो बात हमने डिस्कस की आपको समझ में आई, वह प्लीज़ रेज हैंड करके बताइए कि आप सभी यहाँ पे क्लास में सुन रहे हैं, चीज़ों को, चीज़ समझ में आ रही है आप सभी को, ठीक है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो लॉन्ग टाइटल हमने देखा, ये अच्छा पॉइंट है, लॉन्ग टाइटल आपको पता होना चाहिए। एन एक्ट टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू प्रोसीजर ऑफ द सिविल कोर्ट्स, इजी है। एंड नाउ कम्स टू द क्लासिफिकेशन पॉइंट कि हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ क्या रहे हैं मैम। तो देखो सेक्शन 158 है ठीक है, एक फर्स्ट शेड्यूल है, उस फर्स्ट शेड्यूल में 51 ऑर्डर्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 51 ऑर्डर है। तो ये 51 ऑर्डर है किसके पार्ट, कि फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट है 51 ऑर्डर से। ध्यान रखना आप, ये क्वेश्चन आपको हिट कर मतलब क्लिक वहाँ पे एग्जाम में आपके आ सकता है वाला। फर्स्ट शेड्यूल 51st ऑर्डर जो है और रूल्स है इसके अंदर। फिर है अपेंडिक्स, कितने हैं A to H तक है। अब देखिए सेक्शन 158 जो है ना,
इसका एक रूल है कि यहाँ पे सेक्शन 158 में अगर अमेंडमेंट करना चाहेंगे, अब मान लीजिए, तो क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट है, मैंने आपको बताया था कॉन्करेंट लिस्ट में किसकी पावर होती है, पीटी मतलब पार्लियामेंट, मैं यहाँ पे एब्रिविएशन यूज़ कर रही हूँ, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, पार्लियामेंट, ठीक है, तो मैं पार्लियामेंट को पीटी लिख रही हूँ, और एसएल मतलब स्टेट लेजिस्लेचर। अगर जो भी स्टूडेंट ने मेरी क्लास ली है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हमारी लास्ट क्लास हुई है, उनको बहुत इजीली समझ में आएगी चीज़ें, और नए स्टूडेंट्स के लिए हम चेंजेस करते मतलब बताती रहूँगी मैं आपको बार बार। फिर फर्स्ट शेड्यूल में जो हमारे 51 ऑर्डर और रूल्स है, ध्यान रखना, जो भी रूल्स को अमेंडमेंट करने की पावर 51 ऑर्डर में जो रूल्स है, देखो शेड्यूल है, इतना बड़ा शेड्यूल है, इतना बड़ा शेड्यूल है, इसमें टोटल 51 ऑर्डर्स हैं, 51 ऑर्डर्स हैं, ठीक है, ऐसा समझिए। ये हमारा, हाँ बोलिए, टोटल रूल्स कितने हैं उसमें? क्या टोटल रूल्स कितने हैं? टोटल रूल्स? देखो रूल, हाँ मैं आपको समझाती हुई चीज़ है ना, एक क्वेश्चन बिल्कुल सही है। देखो ये हमारे सीपीसी में ये पूरा शेड्यूल है, ठीक है, इस शेड्यूल में मैंने 51 पार्ट्स कर दिए, मतलब 51 ऑर्डर्स है, ऐसे मान लो ये पूरे 51 पार्ट कर दिए, 1 2 3 4 51 पार्ट्स है, और इन 51 पार्ट्स के अंदर रूल्स है, ठीक है, हर पार्ट के अंदर, जो मैंने बोला, सॉरी, हर ऑर्डर के अंदर, ये ऑर्डर्स है हमारे, ये ऑर्डर्स है, मान लो 51 ऑर्डर है टोटल, और 51 ऑर्डर के अंदर क्या है, हमारे छोटे छोटे रूल्स है। तो ऐसा नहीं है कि रूल्स कितने हैं, रूल्स हम नहीं बता सकते क्योंकि हर ऑर्डर में अलग अलग रूल्स है। एक बार देख लें हम, आपका क्वेश्चन रहा तो भाई चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे हम। जैसे मान लो, सपोज करो, एक सेकेंड इसको, हाँ, जैसे सपोज करो ये हमारा ऑर्डर है, ठीक है ना। अब इस ऑर्डर में 1 से लेकर 7 तक रूल, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर 20 और ऑर्डर 70 है, ठीक है, इसमें कितने हैं, ओनली 3 रूल्स हैं, तो हम नहीं बता सकते। पर हाँ, एक फैक्ट जो आपको मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी कि एक हमारा ऑर्डर 21 है यहाँ पे, उसमें टोटल 106 रूल्स हैं, और ये हमारा सीपीसी का सबसे 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 लेंदी और सबसे सबसे ज़्यादा छोड़े जाने वाला, मतलब स्टूडेंट छोड़ते हैं इस ऑर्डर को, पर हम नहीं छोड़ने वाले, हम पूरा कवर करेंगे, ठीक है। लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास भी मैंने ली है, मैंने ईच एंड एवरीथिंग मेरे नोट्स में कवर की है। 95% जो है मैं मेरे नोट्स में चीज़ें कवर करके आपको पढ़ाऊंगी, पर 5% जो मुझे लगता है कि बिल्कुल इररेलेवेंट है वो मैंने स्किप करी है, और उस 5% में अगर आपका बैड लक है तो आएगा, अदरवाइज प्लीज़, है ना, 5% के लिए आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे आपको पूरे नोट्स का एक अच्छा सा, पता है ना, एक अच्छे से नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगी, और वहाँ पे आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि इस पॉइंट को मोस्ट ऑफ दिस टीचर्स और इवन स्टूडेंट्स से छोड़ के जाते हैं, पर हम करेंगे, अच्छे से करेंगे, है ना। तो ऑर्डर 21 का एक फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ कि ऑर्डर 21 में 106 रूल्स हैं, और नहीं किए जाते स्टूडेंट्स, पर हम पूरे 106 भी नहीं करेंगे, ध्यान रखना भाई, मैं यहाँ पे वो आपको जो बोल रही हूँ इसमें से ऑलमोस्ट 50 to 60 रूल्स करेंगे हम मैक्सिमम। 106 रूल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 106 रूल हम पूरे नहीं छोड़ेंगे, हम 50 to 60 रूल जो कि इंपॉर्टेंट है वो ही करेंगे, क्योंकि जुडिशरी जो है हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क से ही क्लियर कर पाओगे। क्लियर रखना इस चीज़ को, है ना। तो आगे चलते हैं यहाँ पे। क्लियर है डाउट किसी का कोई भी? देखो जैसे इन्होंने बीच में पूछा है, बीच में आप इंटरप्ट कीजिए, मुझे तो इंटरप्शन पसंद है, आप करेंगे, आप कुछ भी अपने सवाल पूछेंगे कि क्या आपके दिमाग में कोई सवाल आया, कोई भी क्वेश्चन आया, कोई भी डाउट आ रहा है, तो वो हैंड टू हैंड आएगा ना, बाद में थोड़ी क्लास ओवर होने के बाद आप पूछोगे कि मैम ये था, अभी मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊंगी। तो प्लीज़, है ना, ये चीज़ आपको अपने पार्ट पे रखनी है कि आपको डाउट आने हैं वो पूछ रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज से डील करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा। देखो हम यहाँ से ना, ये मैंने बेरेक्ट ओपन कर रखा है यहाँ पे, और यहाँ से हम चीज़ें बिल्कुल इंडेक्स वाइज देखेंगे। मैं ऐसा नहीं कि पूरी इंडेक्स एक बार आपको ऐसे करवाऊँ, वो आपको बोरिंग लगेगा, हम हैंड टू हैंड इंडेक्स भी क्लियर करेंगे हमारी। तो ये शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट हमने एक बार देख लेते हैं फिर से, ठीक है। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट, तो शॉर्ट टाइटल तो मैंने आपको बताया, क्या है शॉर्ट टाइटल, बताओ फटाफट से, बता दिया मैंने आपको। नहीं पता किसी को भी? शॉर्ट टाइटल हम किसे बोलते हैं? शॉर्ट टाइटल हम बोलते हैं CPC 1908, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टाइटल। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ CPC, आप बोलेंगे सर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, वेरी इजी, ठीक है। अब सेकंड जो सेक्शन 1 है उसमें हमेशा शॉर्ट टाइटल, ठीक है, और फिर आता है एक्सटेंड। तो देखो पहले जब ये लॉ है CPC, इवन सारी लॉज थी,
वो हमारी होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होती थी एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होती थी पर जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होती थी। बट अब ये जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होने लगी है। कब से मैम? भाई आपके थर्ड डेट बिल्कुल माइंड में। हाँ क्या? 31 अक्टूबर 2019। वेरी गुड। 31 अक्टूबर 2019 एक्ट कौन सा है हमारा, बताओ जल्दी से, एक्ट कौन सा पास हुआ? 34। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, ये एक्ट हमारा जो है ना, अच्छा एक्ट नंबर आप बताया आपने, पर मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ कि एक्ट कौन सा है? जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, इससे जो हमारे सीपीसी है वो जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई होंगे। वेरी इजी क्वेश्चन। ये आपका हिट, ये आपका क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यू में पक्का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है रिपीटेडली, और ये डेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 अक्टूबर 2019। कंफ्यूज करेंगे 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर, इससे कंफ्यूज करेंगे आपको, तो 31 और ये अक्टूबर का महीना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट आपको मैंने बता दिया, कमेंसमेंट है 1 जनवरी 1909, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और भूल गई मैं, होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है, जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई होता है, तो पता है आपको ये नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज, नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता है, ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर पे अप्लाई होने लग गया है, नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई नहीं होता। बट हाँ यहाँ पे क्या है, यहाँ की जो स्टेट क्यों अप्लाई नहीं होता, क्यों बताएगा नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई क्यों नहीं होता? देखो नागालैंड जो है और ट्राइबल एरियाज जो है, मतलब नागालैंड भी ट्राइबल एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इनका कल्चर, इनका कस्टम, इनकी जो लॉज हैं, मतलब जो भी है ना यूसेजेस हम जिसे बोलेंगे, ये इनके अलग है, ये अपने अकॉर्डिंग गवर्न करना चाहते हैं, और ये चाहते नहीं है कि हम लोग जो है, मतलब हमारा जो लॉज है वो इनके पार्ट पे इंटरफेयर करें, ठीक है, इनके एरियाज में इंटरफेयर करें। इसलिए यहाँ पे नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज जो है वो अपने इनके जो भी लॉज है, उन लॉज तो नहीं होंगे, उनके रिटर्न लॉज तो नहीं होंगे, जो भी वहाँ कस्टम यूसेजेस है उससे कवर होता है। जिसका भी माइक अनम्यूट है प्लीज़ उसे म्यूट कीजिए, किसी का माइक प्लीज़। कुलदीप सिंह प्लीज़ अपने माइक का ध्यान रखिए, म्यूट पे रखिए उसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं एक बार। गवर्नमेंट अगर चाहे, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट मतलब नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज की जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर ये चाहती है कि भाई नहीं सीपीसी हमारे नागालैंड में और ट्राइबल एरियाज में भी अप्लाई होना चाहिए, तो ये जो दिन नोटिफाई करेगी, जो दिन भी नोटिफाई करेगी, मान लो आज 1 अप्रैल का दिन नोटिफाई कर लिया, तो यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि 1 अप्रैल से उसको जो सीपीसी है वो नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज पे भी अप्लाई कर, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाह रही थी कि यहाँ पे देखो, अगर आप शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एक्सटेंड का अगर डायरेक्ट अगर आपके पास है तो ओपन करके देखिए कि बहुत बड़ा सेक्शन बता रहे हैं, पर हम अननेसेसरी नहीं कर रहे, मैंने इसको बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है बेटा। देखो होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर बाय 31 अक्टूबर 2019 बाय जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से, एक्सेप्ट अब किस पे अप्लाई होता, नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया, स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड प्रोविजन ऑफ द सीपीसी, मतलब यहाँ का सीपीसी जो है इन नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज पे स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज लगा सकती है, मतलब अप्लाई कर सकती है, बिल्कुल ईजी पॉइंट है, ठीक है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन क्लॉज। ये डेफिनेशन क्लॉज हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेकेंड, मतलब आप मान लीजिए कि डेफिनेशन क्लॉज जो है ना वो एक तरह से सीपीसी में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इस डेफिनेशन में भी एक पॉइंट है डिग्री। ये डिग्री ना सबको घुमा देती है कि डिग्री होती क्या है। आरजेस 2021 में सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय द, व्हाट इज अ डिग्री, ठीक है। तो डिग्री को हम समझेंगे यहाँ पे आज की क्लास में। तो जो सेक्शन 2(1) है डेफिनेशन क्लॉज का 2 का 1, ठीक है, ये बोलता है कोड का मतलब क्या है, भाई हम पढ़ रहे हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तो इसमें बोला गया कि कोड का मतलब ये है कि इसमें रूल्स भी इंक्लूडेड है। अभी क्वेश्चन पूछा था ना कि रूल्स कितने हैं मैम, तो जो ऑर्डर के अंदर हमारे जो रूल्स हैं वो कोड में इंक्लूड करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है और कहीं कुछ भी नहीं है इसकी रेलेवेंसी, बिल्कुल इग्नोरेबल पॉइंट है, बस देख लेना, उसको रीड कर लेना जस्ट,
ठीक है, अब आते हैं हम 2 में डिग्री। ये पॉइंट आपको समझना है यहाँ पे क्लियरली। तो देखिए 2 डिग्री, तो डिग्री की डेफिनेशन जो है ना, इसके हम असेंशियल्स को समझते हुए, मतलब इसमें जो 5-6 पॉइंट्स हैं उनको समझते हुए हम डिग्री की डेफिनेशन को समझेंगे। तो डिग्री क्या है? इट इज़ अ, तो पहले सिंपल बताऊंगी मैं आपको डिग्री क्या होती है। भाई मैं यहाँ पे सिविल कोर्ट हूँ, मैं जज हूँ। कौन सी? सिविल जज हूँ मैं यहाँ पे, किसी कोर्ट में मैं सिविल जज हूँ। अब सिविल जज में किसी कोर्ट में अगर कोई केस मेरे सामने आता है, ठीक है, उस केस को मैंने सुना, ठीक है, सुनने के बाद मैंने हियरिंग करी, और हियरिंग जो है ना वो मैंने यहाँ पे कंक्लूड कर ली। ये मैंने चार्ट पहले आगे भी बनाया हुआ है। तो जैसे हियरिंग चल रही है, केस चल रहा है मेरे सामने, हियरिंग्स होती है ना, तारीख पे तारीख हियरिंग्स चल रही है, तो हियरिंग्स सब कंक्लूड हो चुकी है, सारे काम हो चुके हैं, ठीक है, हियरिंग्स कंक्लूड हो चुकी है। अब हियरिंग्स कंक्लूड होने के बाद अब कोर्ट का अब मेरा काम चालू हो चुका है। भाई मेरा काम ये चालू हो चुका है कि मुझे जजमेंट देना है, ठीक है। तो कोशिश की जाएगी कि मैं सेम टू सेम डे जजमेंट दे, ठीक है, और कोशिश की जाएगी कि मैक्सिमम 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर मैं मेरा जजमेंट दे दूँ। जजमेंट मतलब मेरा डिसीजन दे दूँ फाइनल। अब जजमेंट जो है, आप अब ये 30 और आगे फर्दर डेज का है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ समझिए कि ये जजमेंट जिस दिन आया, इसके जजमेंट को हम बोलते हैं प्रोनाउंस करना। तो जजमेंट जिस दिन आया उसके 15 दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर हमें डिक्री तैयार करनी होती है, ठीक है, हमें डिग्री तैयार करनी होती है। और डिग्री होती क्या है? ये डिग्री कुछ भी नहीं होती। इस देखो जजमेंट आप देखते हैं कि भाई ये जजमेंट है, तो जजमेंट बहुत बड़ा, मतलब आप मान लीजिए कि जजमेंट होता है ना, उसमें पूरे केस के फैक्ट लिखते हैं कि भाई इसने इसको, इसकी प्रॉपर्टी ली, इतनी तारीख को ली, ऐसे किया वैसे किया, सारे फैक्ट्स, बहुत लंबा चौड़ा। फिर कौन कौन से हमें पॉइंट डिसाइड करने हैं, क्या क्या इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है वो लिखा जाएगा, क्या क्या पॉइंट इन दोनों के बीच में डिसाइड हुए, और कोर्ट ने क्या फाइनल डिसीजन दिया, ये हम जजमेंट में लिखते हैं। मतलब जजमेंट जो है ना, आप मान के चलिए कि 100 पेज का है, मान लीजिए 100 पेजेस का है। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होती है? डिग्री एक छोटा सा फॉर्म होता है, छोटा सा फॉर्मेट है, जिसमें हम क्या लिखते हैं कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट का नाम, ठीक है, क्या एक छोटा सा पॉइंट बता रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर हम छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या दोनों के बीच में मुद्दा था, भाई लड़ाई किस चीज़ की थी, और कोर्ट ने रिलीफ क्या दी, बस इतनी सी बात यहाँ पे लिखी जाएगी। यहाँ पे लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखते कि क्या मुद्दा था, क्या नहीं था, क्या था, कब आया था, फैक्ट ऑफ द केस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जजमेंट में पूरी हियरिंग में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, ये सब लिखा जाता है। और डिग्री में बस लिखा जाता है कि इनके बीच में क्या लड़ाई थी। इनके बीच में लड़ाई थी कि मैम ने क्लास प्रोवाइड नहीं करवाई, या फिर मैं इनके बीच में लड़ाई थी कि मैम ने क्लास तो प्रोवाइड करवा दी, फिर इस बच्चे ने पैसे पे नहीं करे, 20,000 रुपये पे नहीं करे। इनके बीच में ये लड़ाई थी। रिलीफ क्या मिली? मैम को 20,000 रुपये तो रिलीफ मिली है, इनकी फीस वापस से मिली है, उनको मतलब दी गई है 20,000 रुपये। इसके अलावा 5% इंटरेस्ट के साथ ये पैसा चुकाया जाएगा। मैम को कुछ कॉम्पनसेशन भी दिया है, क्योंकि मैम को परेशानी हुई कोर्ट में केस लाने में, ठीक है, एक्सपेंस जो लगे मैम के वो भी हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक मान लीजिए ये 100 पेज का है ना, तो आपका ये सिर्फ मान के चलिए 3 से 4 पेज का ये बनता है डिग्री। मतलब क्या बोलना चाह रही हूँ मैं यहाँ पे कि ये एक तरह से सब्सटेंस है, सब्सटेंस होता है ना हमारा, सब्सटेंस वो है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, सब्सटेंस हमारा ये होता है। जैसे हम एग्जांपल समझते हैं, हम किसी कई डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं, करवाने जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग चीज़ें रिपोर्ट्स, जो भी MRI करवाई है हमने, जो भी टेस्ट कराए हैं वो अलग, और डॉक्टर ने एक लास्ट में प्रेस्क्रिप्शन बना दिया कि ये बीमारी है, ये इसका टेस्ट है, ये फाइनल। तो वो छोटा सा जो फर्स्ट पेज है वो डिग्री है, और सारी जो रिपोर्ट्स अटैच है, टेस्ट है, वेस्ट है, वो जजमेंट है एक तरह से, ठीक है। तो जजमेंट इज लार्जर पार्ट, ठीक है, और डिग्री इज अ स्मॉल पार्ट, ठीक है। और जजमेंट है, ठीक है, अभी हम आगे समझेंगे जजमेंट एंड डिग्री में डिफरेंस, पर मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि डिग्री एक शॉर्ट सब्सटेंस जो होता है वो जजमेंट का, ठीक है। फिर अब हम यहाँ पे डिग्री को समझते हैं। यहाँ पे डिग्री क्या होती है, कहाँ पे डिफाइन है? 2 के 2। तो डिग्री क्या होती है? फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ द कोर्ट। आज हम सिर्फ डेफिनेशन को समझेंगे, फॉर्मल एक्सप्रेशन
ऑफ एडजुडिकेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, ठीक है, वेट अ मिनट, ठीक है, बाय कोर्ट। तो यहाँ से हम समझते हैं एक एक पॉइंट को, ठीक है, जिससे आपको मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा डिले हो रहा है लिखने में, कोई टेक्निकल इशू हो रहा है। तो देखते हैं पहले क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ द। तो ये आप समझिए कि मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे क्या है, एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है मैम? एडजुडिकेशन का मतलब है कि मैं जज हूँ, मैं सिविल जज हूँ, मैं किसी चीज़ को किसी के मुद्दे में, किसी भी केस में कुछ भी जुडिशियल डिटरमाइन कर रही हूँ कि भाई इसको कितनी कॉस्ट मिलनी चाहिए, इसको कितना कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, कितना डैमेज मिलना चाहिए, उसको एडजुडिकेट करना, उसको डिटरमाइन करना जुडिशियली किसी जज के द्वारा, दिस इज कॉल्ड एडजुडिकेशन। ठीक है, हर पॉइंट को मैं इसलिए समझा रही हूँ छोटा छोटा, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ रही, छोटा छोटा मेरे को। अब ये फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या होता है मैम? फॉर्मल एक्सप्रेशन मतलब कि मैंने आपको बताया ना कि डिग्री में हम क्या क्या लिखेंगे। डिग्री में हम लिखते हैं इस पर्सन का नाम, कॉस्ट, कॉज ऑफ एक्शन, रिलीफ। तो ये कहाँ से है भाई? मैं अपने मन से नहीं बोल रही कुछ भी, ये लिखा हुआ है ऑर्डर 20 के रूल 6 में। कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो डिग्री है उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, ठीक है, फॉर्मेट होता है कि डिग्री ऐसे बनेगी, ऐसा नहीं कि मन चाहे कुछ भी बना रहे हो। दिस इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो कोर्ट के डिसीजन का, कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, कोर्ट ने जो फाइनल बात बोली है, उसको हम अगर किसी भी पेज पे फॉर्मली लिख देंगे, एक्सप्रेस कर देंगे, तो दिस इज कॉल्ड डिग्री। पर क्या है कि जो डिग्री है वो लिखने के बाद क्या होता है कि एक चीज़ ध्यान रखना कि कंक्लूसिवली पार्टीज के राइट को डिटरमाइन करती है। इसका मतलब है कंक्लूसिवली पार्टीज के राइट को डिटरमाइन करने का मतलब ये है सिंपल सा कि भाई ये जो केस जिसमें आपने कोर्ट से रेमेडी मांगी है वो केस अब बंद हो चुका है। अब सेम केस के मामले में आप दूसरा केस मत लगाइए। सेम केस के लिए आप दूसरा सूट फाइल नहीं कर सकते, केस फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है ना तो आप अपील में जाओ। पर ये जो केस है, ये जो सूट है जो रश्मि मैम और किसी स्टूडेंट के बीच में है, वो फाइनली डिसाइड हो गया। अब ऐसा नहीं है कि भाई मान लो कोर्ट ने मेरे को बोला कि भाई आपको मैम आपको 20,000 रुपये मिलेंगे, आपकी जो भी फीस के, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। और मुझे आगे गुस्सा क्यों? क्योंकि मेरे को 20,000 रुपये मिलेंगे, मेरे को कॉम्पनसेशन भी चाहिए था, मेरे को डैमेज भी चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि दूसरा केस सेम टू सेम केस दूसरा लगा देते। तो कोर्ट बोलता है भाई डिग्री जो है ना वो कंक्लूसिव है। एक बार एक कोर्ट ने पास कर दी ना तो सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए, सेम मैटर के लिए आप सेम कोर्ट, दूसरी कोर्ट के पास नहीं जाते। अगर आपको दिक्कत है तो आप अपील लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टीज के जो भी राइट्स होते हैं वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर रिगार्डिंग ऑल और एनी मैटर इन द कॉन्ट्रोवर्सी इन द सूट, मतलब किसी सूट में, ये ध्यान रखना यहाँ पे सूट है, एप्लीकेशन नहीं है, कोई रिट पिटीशन नहीं है, यहाँ पे सूट है। तो मतलब एक डिग्री जो है ना वो सूट के केस में ही फाइल की जाती है, मतलब पास की जाती है, हर किसी केस में पास नहीं की जाती। तो सूट में जो भी कंट्रोवर्सी है उसके रिगार्डिंग जो है डिग्री दी जाती है। और डिग्री जब दी जाती है तो उसके कारण हमारा जो भी पार्टीज के राइट होते हैं वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन हो जाते हैं, फाइनली डिटरमाइन हो जाते हैं। और अब जो भी मैटर होते हैं वो हमारे फाइनली डिसाइड हो चुके हैं। अब एक पॉइंट आता है यहाँ पे कि जो डिग्री है वो प्रिलिमिनरी और फाइनल दोनों हो सकती है, ध्यान रखना। एक बार देख लेते हैं इस पॉइंट को हम, ठीक है। तो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन बाय द कोर्ट जो कि कंक्लूसिवली पार्टीज के राइट को डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि डिग्री जो है ना दो तरह की है। एक तो है प्रिलिमिनरी डिग्री और एक है फाइनल डिग्री। प्रिलिमिनरी और फाइनल डिग्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक जल्दी से एग्जाम्पल समझ लेते हैं, छोटा सा है ना, कि ये 4 भाई है, A B C D, 4 भाई है, ठीक है। तो ये कोर्ट में जा रहे हैं, ये कोर्ट में बोल रहे हैं कि सर आप है ना हम चारों भाइयों में ना लड़ाई हो रही है क्योंकि हमें पता ही नहीं किसका कितना शेयर है, हम लड़ रहे हैं, मान लो कोई भी बोल रहा है। अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि सर आप है ना इसका पार्टीशन कर दो, ये जॉइंट फैमिली है की प्रॉपर्टी है हमारी, इसका पार्टीशन कर दो। तो ये बंदे क्या है, एक पार्टीशन का सूट लेके जा रहे हैं कोर्ट में।
तो कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ने बोला ठीक है, मतलब मान लो मैं ही हूँ जज, तो मैं क्या करूँगी, पार्टीशन कर दूंगी कि भाई ए का कितना है 25%, बी का कितना है 25%, सी का भी 25 एंड डी का, मैंने बराबर बांट दी प्रॉपर्टी। फिर मैंने एक और डिग्री पास की पोजेशन की। क्या पोजेशन की डिग्री, कि भाई आज से मैंने पहले तो पार्टीशन किया कि भाई 25-25-25% सब में डिवाइड कर दिया, पहला पार्टीशन। दूसरा मैंने लिख दिया कि आज दिनांक 1 अप्रैल से ये जो प्रॉपर्टी है, ये इतना पार्ट जो है 25% जो नीचे का पार्ट है प्रॉपर्टी का वो ए का है, इससे ऊपर का जो पार्ट है वो बी का है, उससे ऊपर का पार्ट सी का है, और थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट जो है वो डी का। मैंने ऐसी डिग्री पास कर दी, मतलब पोजेशन की डिग्री पास कर दी। तो जो पहली डिग्री पास हुई दिस इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी डिग्री, और जो दूसरी डिग्री पास हुई दिस इज कॉल्ड फाइनल डिग्री। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो एक सूट में हो सकता है कि प्रिलिमिनरी डिग्री भी हो और फाइनल डिग्री भी हो, पर प्रिलिमिनरी डिग्री क्या होती है, प्रिलिमिनरी डिग्री ऐसी डिग्री जिससे सूट जो है ना वो फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं होता। कैसे? भाई पार्टीशन कर दिया, उनकी उसके बाद पोजेशन देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पार्टीशन कर दिया और बोला जाओ, पार्टीशन करने के बाद इनको पोजेशन नहीं दिया तो ये फिर से लड़ लेंगे कि भाई एक बोलेगा कि नहीं मेरा तो एक, जैसे मान लो 4 मंजिला बिल्डिंग है, आप इसको ऐसे समझिए 1 2 3, ठीक है। अब कोर्ट ने बोला कि भाई ए बी सी डी में मैं 25 बराबर बांट रहा हूँ, ठीक है, सब रेडी है। अब कोर्ट ने बोला जाओ। अब क्या हुआ, ए बोल रहा नहीं मैं तो इस फ्लोर पे रहूँगा, बी बोल रहा नहीं मैं नीचे वाले फ्लोर पे रहूँगा, सी बोल रहा नहीं मैं खुद नीचे वाले फ्लोर पे रहूँगा। तो ये होती है पोजेशन की डिग्री, जिसमें कोर्ट क्या बोलता है, स्पेसिफिकली बोलता है कि भाई ए जो है ना वो फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा, बी है वो सेकेंड फ्लोर पे रहेगा, सी है थर्ड और डी है वो फ्लोर। मतलब यहाँ पे कोर्ट जो है ना वो अकॉर्डिंगली देखकर पार्टी के सेटलमेंट कॉम्प्रोमाइज को ध्यान में रखकर, मतलब पार्टीज के एग्रीमेंट को ध्यान में रखकर यहाँ पे पोजेशन की डिग्री पास करती है, सो दैट दे कैन गॉट देयर शेयर इन द प्रॉपर वे, है ना। तो यहाँ पे जो पार्टीशन की डिग्री है ये हमारी प्रिलिमिनरी डिग्री है, मतलब इससे केस जो है ना वो हमारा फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, अभी केस बाकी है, भाई पोजेशन देना बाकी है। तो केस नॉट फाइनली डिस्पोज, यहाँ पे केस फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। पर पोजेशन में क्या हुआ, पोजेशन यहाँ पे जैसे ही पोजेशन दिया केस हमारा फाइनली डिस्पोज ऑफ हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है, मतलब कंक्लूसिवली पार्टीज के राइट को डिटरमाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी डिग्री क्या होती है देख लेते हैं यहाँ पे। डिग्री में भी प्रिलिमिनरी और फाइनल, ठीक है। प्रिलिमिनरी डिग्री क्या होती है, फर्दर प्रोसीडिंग हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ, मतलब मैंने क्या बोला कि सूट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, हमें आगे और भी फर्दर प्रोसीडिंग जो है ना सूट को डिस्पोज ऑफ करने से पहले, मतलब ये पार्टीशन हुआ और ये पोजेशन की डिग्री हमने पास की, जो ये हमारी फाइनल डिग्री है, ये फाइनल डिग्री और ये प्रिलिमिनरी डिग्री। तो फर्दर प्रोसीडिंग मतलब आगे वाली प्रोसीडिंग जो है ना वो हमें कंटिन्यू करनी पड़ेगी बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ, ये लीगल लैंग्वेज है जिस पर आपको कमांड करनी है, ठीक है। और फाइनल डिग्री क्या है, व्हेन एडजुडिकेशन कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट, मतलब जहाँ पे फाइनल डिग्री पास होते हुए सूट पूरी तरह से खत्म हो चुका है हमारा, यहाँ पे कंप्लीट एडजुडिकेशन हो गया, मतलब कंप्लीटली हमने सूट में पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर लिया। एक बार मुझे रेज हैंड करके बताइए, कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछिए। सभी को क्लियर है? कोई भी पॉइंट आपको अगर नहीं समझ में आया था तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। क्लियर है? नेहा को क्लियर है? और बताइए, नेहा ने थम्स अप कर दिया। सभी को क्लियर है? रेज हैंड करके बताइए। मैम हमें क्वेश्चन था, वो डिग्री के खिलाफ अपील हो सकती है? डिग्री के खिलाफ अपील हो सकती है, बिल्कुल। इंजंक्शन वगैरह? नहीं, देखो ये सवाल हम आगे समझेंगे, है ना। बस ये समझ लो कि डिग्री के खिलाफ अपील हो सकती है, इंजंक्शन थोड़ा सा बहुत आगे आ चुका है पॉइंट, है ना। शुभम ठीक है, और कोई डाउट? क्लियर है, ठीक है, आगे चलते हैं। फाइनल डिग्री, ठीक है। अब 2-3 केसेस जो है हम कवर कर रहे हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। केसेस में कुछ ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, पर हमारे मेंस में आ गया तो हमें लिखना है कि व्हाट डू मीन बाय द डिग्री। अब जैसे RS 2021 में आया था तो मैं ये केस लिख के आई थी, ठीक है। तो ये केस आपको लिखना है एग्जाम में, दीपचंद वर्सेस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर।
इंपॉर्टेंट केस है। तो केस में क्या बोला गया, द एडजुडिकेशन शुड बी मेड बाय द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, इट इज इफ इट इज नॉट पास बाय द कोर्ट देन इट इज नॉट एन डिग्री। वेरी इजी पॉइंट कि भाई ये बोल रखा है कि जो एडजुडिकेशन है ना ये कोर्ट के थ्रू होना चाहिए, इस कोर्ट के थ्रू, ये किसी और अदर देन कोर्ट के थ्रू नहीं होना चाहिए। मैं बात समझ रहे हैं, यहाँ पे कोर्ट भी सिविल कोर्ट है, ये कोर्ट भी सिविल कोर्ट है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे एडजुडिकेशन अगर कोर्ट के थ्रू नहीं होता, कोर्ट के ऑफिसर या फिर जजेस के थ्रू नहीं होता है तो ये डिग्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, इजी सेक्शन है, इजी पॉइंट है, इसलिए याद करके एग्जाम में जरूर लिख के आना। नेक्स्ट केस है हंसराज वर्सेस देहरादून मसूरी ट्रेमवेज कंपनी लिमिटेड 1929। इस केस में बोला गया कि द एडजुडिकेशन मस्ट हैव बीन डन इन द सूट। अब इसमें क्या बोला गया, देखो 2 पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया इसमें। यहाँ पे ट्राइब्यूनल में ऑर्डर पास होते हैं ना, क्या, ट्राइब्यूनल्स में ऑर्डर पास होते हैं ना, यहाँ पे ट्रेमवेज में नहीं डिग्री, जैसे यहाँ पे हम डिग्री यूज करते हैं, ट्राइब्यूनल्स में ऑर्डर बोलते हैं। टर्मिनल्स, ट्रिब्यूनल्स, हाँ जी, ट्रिब्यूनल्स ना, हाँ देखो हाँ बिल्कुल ये पॉइंट सही है बिल्कुल। ट्रिब्यूनल्स में हम उनको ऑर्डर बोलेंगे, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स जो है ना वो यहाँ पे सिविल कोर्ट में इंक्लूड नहीं होगी, वो अलग है एक तरह से, है ना। ट्रिब्यूनल्स जो होती है ना वो हमारी 323A और 323B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है इससे गवर्न होता है ट्रिब्यूनल हमारा। ठीक है, तो वो ऑर्डर पास करते हैं ना कि डिग्री सिर्फ सिविल कोर्ट पास करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मेरा क्या पॉइंट है यहाँ पे, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे ये इस पॉइंट को हाईलाइट किया गया। तो इसको पहले वाला जो हमारा था ना लैंड एक्विजिशन ऑफिसर वाला केस, उसमें कोर्ट का मतलब बताया कि भी कोर्ट ही पास करेगा डिग्री और कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही बोला गया कि डिग्री सिर्फ सूट में होगी, किसी एप्लीकेशन में हो नहीं होगी, किसी रिट पिटिशन में हो नहीं होगी, किसी और मैटर्स में हो नहीं होगी। डिग्री सिर्फ और सिर्फ सूट में होगी। अगर मान लो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग लाई, मैं आपके अगेंस्ट के केस लगा रही हूँ चीटिंग का, चीटिंग में थोड़ी डिग्री पास होगी भाई, चीटिंग में जजमेंट पास होता है, सेंटेंस पास होता है। देखो जब आप CRPC CPC पढ़ लेंगे ना तो ये चीज़ें बहुत छोटी मोटी आपको समझ में आ जाएगी, है ना। तो आप हैंड टू हैंड डाउट्स पूछिए अपने, है ना, पर मैं आपको बताने जाऊँगी तो आप सब बोर हो जाओगे इस चीज़ को। तो अगर आपके माइंड में ऐसे डाउट आ रहा है कि जो ट्रिब्यूनल वाला क्वेश्चन है तो वो अच्छा क्वेश्चन है, पूछिए। ठीक है, सिविल कोर्ट, सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएटेड, फिर एडजुडिकेशन मस्ट हैव बीन डन इन अ सूट, द डिग्री कैन ओनली बी इन द सिविल सूट। सिविल सूट का मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ मैं आपको, हंसराज वाला केस इसमें सिविल सूट का मतलब बताया कि सिविल सूट का मतलब कहीं भी बताया रखा कि सूट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द सूट, आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन बन सकता है। तो सिंपल सा आंसर है सर, सूट का मतलब होता है कि जब हम कोई प्लेंट प्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, प्लेंट प्रेजेंट करने के बाद कोई भी जो प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट होती है बाय द कोर्ट, इट इज कॉल्ड सिविल सूट। वेरी इजी, वेरी इजी पॉइंट। ठीक है, तो आज हम क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं कि हमने कर लिया है पार्ट। कल हम डिग्री वाले पॉइंट को कवर करेंगे। डिग्री वाला पॉइंट जो है ना वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बड़ा भी है, मतलब इतना ही है बस, है ना। ये एक दो क्वेश्चन जो मैंने फ्रेम करे हैं यहाँ पे इतने ही है। यहाँ पे मैं कुछ भी इरेलीवेंट पार्ट कवर नहीं कर रही हूँ, आपके मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, इंटरव्यू के लिए ही जो पार्ट है वो सारा कवर होगा यहाँ पे, पर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट स्किप नहीं करूँगी मैं, सारी चीज़ें कवर करूँगी। ठीक है, तो कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द क्लास, कोई भी डाउट है तो आपसे आपको। मैम ये कितनी क्लासेस में खत्म होगा सब्जेक्ट हमारा CPC? देखो डेज तो 45 डेज मानिए, क्योंकि बीच में हॉलीडेज भी आ जाते हैं ना 45 डेज, और मुझे ऐसा लगता है कि 30 to 35, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्लास भी हमने 1.25 घंटे या 1.5 घंटे रखी थी उस समय, और 30 डेज में हुआ था। तो ये CPC भी आपका 35 क्लासेस बोल रही हूँ मैं यहाँ पे हो जाएगा, और डेज में आपको बोलूँ तो 45 डेज, मतलब 1.5 महीने का समय आपको लगेगा पूरा। ठीक है नेहा, नोट्स जो प्रोवाइड किया जाएगा आफ्टर लाइव क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा या फिर लाइव क्लासेस में ही हम लोगों का नोट्स बनाया जाएगा? नोट्स जो है ना वो आफ्टर क्लास जो है, जैसे हम एक फाइनल ग्रुप बनाएंगे यहाँ पे CPC क्लास का, ठीक है, तो फाइनल ग्रुप में आपने अगर ज्वाइन करते हो तो आपको जैसे क्लास ओवर होगी तो हम जो है आपको रिकॉर्डिंग्स एज वेल एज नोट्स भी शेयर कर देंगे हैंड टू हैंड। ठीक है, कभी कभी डिले हो सकता है, वो एक्सेप्शनल है। ओके, और कोई डाउट? मैम अगर ये अदर स्टेट्स के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी ठीक है क्या? बिल्कुल, CPC में, CRPC में इनमें नहीं होता, इनमें हर चीज़ कवर होती है। तो बिल्कुल, मतलब आप अगर आपको इस चीज़ में श्योरिटी नहीं है तो आप डेली बेसिस पे अपने
MCQ सॉल्व कीजिए, है ना, और अपने मेंस के क्वेश्चन देख लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको बिल्कुल प्रॉपर है, बिल्कुल प्रॉपर है, बिल्कुल जुडिशरी ओरिएंटेड है हमारा क्लास, क्योंकि हमने एग्ज़ाम दिए हुए तो आइडिया है पूरा पूरा। ठीक है नेहा? मैम एक चीज़ और पूछनी थी, सॉरी, जैसे आप इसमें आपके नोट्स हैं बहुत लिमिटेड लिखा हुआ है, इतना ही हमें आगे जुडिशरी में भी लिखना होता है, फालतू नहीं लिखना होता, मतलब थोड़ा सा जैसे एग्जैक्ट आप बहुत सारे फैक्ट्स लिखते हैं कई बार हम लोग अपने कॉलेज एग्जाम्स वगैरह में, तो इसमें भी यही है देखो शॉर्ट में मेरे हमें आंसर। देखो हाँ देखो क्या है कि मैं एक सजेशन आपको देती हूँ कि आप जब मेरे नोट्स पढ़ेंगे तो बेयर एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको तो पूरा लर्न करेंगे ऑब्वियसली। बेयर एक्ट के जो कि मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख के आपको दूंगी, जैसे आपको इजीली लर्न हो जाएंगे, तो बेयर एक्ट अपने साथ में रखेंगे। लीगल लैंग्वेज आप बेयर एक्ट से सीखेंगे, पर मेरे नोट से क्या है, एक तो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट समझाऊंगी तो वो आप करेंगे, साथ ही साथ जो बेयर एक्ट के एग्जैक्ट प्रोविजंस हैं वो भी मैं लिखूंगी, पर मैं इसको सिंप्लीफाई वे में लिख दूंगी। ठीक है, केस लॉज नेहा मैंने बहुत इंक्लूड कर रखे हैं, तो डोंट वरी, है ना। सीपीसी में केस लॉज आपके इतने ज़्यादा नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़िए वहाँ पे, और टीपीए पढ़िए वहाँ पे केस लॉज है। सीपीसी में आपके मेजर केस लॉज जो होंगे ना, जो मेजर पॉइंट्स हैं ना वहीं पे कवर होंगे, पर मैं पूरे कवर करूँगी केसेस को। मैंने जैसे अब देखिए यहाँ पे आप नोट्स देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने देखिए डिग्री वाले में मैंने शायद 1 2 3 4 केसेस मैंने कवर करे हैं डिग्री वाले में, तो मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा आपको याद भी करनी चाहिए, मोर देन सफिशिएंट है, ये एक्स्ट्रा है, कम नहीं है प्लीज़, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे और 15 सब्जेक्ट आपके माइंड में एक साथ चलेंगे, समझ रहे हैं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, 15 सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स के, जब आप बैठते हैं 15 सब्जेक्ट में आपको दिमाग दौड़ाना पड़ता है, ठीक है, तो इतना कंटेंट आपके माइंड में सेट हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे नोट्स इसलिए आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कि कंटेंट आपको इजीली लर्न हो जाए, है ना, वरना तो बेरक देखिए आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज की क्लास हम सोच रहे हैं लेने की, पर अभी कोई प्लानिंग नहीं है इंटरप्रिटेशन की।